नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की एक खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। जैसे ही बच्चा 12th के एग्जाम दे रहा होता है, उसके पेरेंट्स के जहन में जो सबसे बड़ी चिंता होती है वो ये कि 12वीं के बाद उनका बच्चा क्या करेगा। जिस तरीके से लगातार विकल्प सामने आ रहे हैं और इस बीच चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में दबाव सिर्फ बच्चे के ऊपर नहीं, पेरेंट्स के ऊपर भी होता है। नए विकल्प आए हैं बदलते वक्त में, लेकिन काउंसलिंग की कितनी ज्यादा जरूरत है और विकल्प किस तरीके के हैं, और आपके जहन में जो तमाम सवाल हो सकते हैं अपने खुद के लिए या फिर आपके बच्चे के लिए, उन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आज इस दाखिले की दौड़ में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी साहब हैं, आप वाइस चांसलर हैं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुबीन मल्होत्रा साहब जुड़ रहे हैं, आप करियर काउंसलर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जुबीन, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, दबाव कहीं बहुत ज्यादा नजर आता है आपको भी पेरेंट्स के बीच में, खासकर बच्चों के बीच में? बहुत, और ये बढ़ता जाता है कंपटीशन की वजह से, मार्क्स की इन्फ्लेशन की वजह से। स्ट्रेस इसलिए भी होता है क्योंकि हर 2-3 साल हम देखते हैं कि एडमिशन के पैटर्न्स बदल जाते हैं। जैसे कि पिछले साल कई यूनिवर्सिटीज़ में बोर्ड मार्क्स या बेस्ट 4 बेस्ट 5 के बेसिस पे नहीं, पर CUET के बेसिस पे एडमिशन दिया जाता है। तो जब ये बदलाव आते हैं वो अपने आप में एक स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि स्कूल से निकल रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट में जाना है, दाखिला लेना है, कौन सा कोर्स, कौन सा कॉलेज, कितने ऑप्शंस, तो ऑब्वियसली जब चॉइस होती है, इंफॉर्मेशन रिलेटिवली कम, ज़्यादातर तो पाया जाता है कि आग लगती है तब कुआं खोदते हैं, तो फिर लास्ट मिनट भागा दौड़ी होती है, सोच रहे हैं। तो ये है कई कारण ये स्ट्रेस और टेंशन के लिए। ठीक है प्रोफेसर वाजपेयी, मुझे 12th के हुए सर लगभग 20-25 साल हो चुके हैं। तब हमारे सामने जो विकल्प होता था वो होता था BA, BSc, BCom या फिर मेडिकल की आप पढ़ाई कर लीजिए या फिर आप इंजीनियरिंग में चले जाइए। क्या आपको लगता है कि बदलते वक्त के साथ अब ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ चुके हैं और ये बेहतर भी है? जी बिल्कुल सही बात है कि समय के साथ साथ में एक तो चॉइसेस के साथ में एटीट्यूडनल चेंज भी आया है। पहले जैसा कि बताया जा रहा था कि जनरल हमारे पास में जनरल स्टडीज के ही समझिए सब्जेक्ट्स होते थे जी। BSc कर लें, BA कर लें, BCom कर लें, मैक्सिमम LLB तक चले गए, बिल्कुल, या एग्रीकल्चर साइंस में चले गए। अब पहली चॉइस तो बच्चे की ही होती है कि जॉब सीकर बने कि जॉब गिवर बने। एक एंटरप्रेन्योरशिप की बात जो बिल्कुल नए जमाने के साथ में जुड़ गई है। तो मैं तो बच्चों से ये भी कहूँगा कि अगर आप इंटरमीडिएट की आपने परीक्षा पास कर ली है तो जो आपके एग्जाम में प्रोफेशनल कोर्सेज तो ही हैं, लेकिन हमारे पास में उस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे एक हैदराबाद में, एक अहमदाबाद में है जी। उस तरफ भी जो है आप एडमिशन्स के बारे में सोचें जिसमें हम एंटरप्रेन्योर बन के निकलें। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो जॉब गिवर हो जाता है। तो एक तो एटीट्यूडनल चेंज इधर हुआ, ठीक है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि पहले क्या है कि प्रोग्राम 2 या 3 साल के होते थे, आजकल इंटीग्रेटेड कोर्सेज की भी एक भरमार से आ गई है। फॉर एग्जांपल BA LLB का एक कोर्स है, BA के साथ में MBA का कोर्स है, एग्रीकल्चर की कोर्सेज भी इंटीग्रेटेड हैं। तो अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज तरफ जाएंगे तो आप BA के साथ में MBA, BA के साथ में MSc, BA के साथ में LLB, ये सारी चीजें अपने आप होती रहेंगी। वो भी एक चॉइसेस का अच्छी बात बताई गई है जी। जो प्रोफेशनल, हाईली प्रोफेशनल कोर्सेज में जी एक बिल्कुल नई चीज जो सामने आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हम लैंग्वेजेस को महत्व दे रहे हैं। बिल्कुल, लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन का काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है जी। और ट्रांसलेशन जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में इसका एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। बिल्कुल, तो जो विद्यार्थी, पहले लोग तो कहते थे हिंदी इंग्लिश संस्कृत ले ली तो बेचारे क्या करेंगे, और वो बेचारे नहीं रहे हैं। हाँ। वो चाहें तो हिंदी को बेस बना करके, इंग्लिश को बेस बना करके, संस्कृत को बेस बना करके, तमिल को, तेलुगु, जो भारतवर्ष की अपनी भाषाएं उनको बेस बना करके ट्रांसलेशन में जो कोर्सेज आ रहे हैं, हाईली सोफिस्टिकेटेड कोर्सेज आ रहे हैं, और यहाँ से बात लेकर के
अब जुबिन इंटरनेशनल लेवल पे, जुबिन जो बात प्रोफेसर इंटरनेशनल वाजपेयी लेवल कह पे रहे हैं, जितनी फॉरेन के बिल्कुल। लैंग्वेजेस हैं, जी जी, जैसे अभी बेहद अहम बात बात आ रही प्रोफेसर थी, वाजपेयी, हम मैं आऊंगा आपके पास। सर, चाइनीज आपने बेहद अहम सिखाएंगे बात अपने कही है जुबिन, सैनिकों जो को। बात प्रोफेसर तो वाजपेयी चाइना कह रहे इसके हैं, पास आप भी इस बात से सहमत हैं कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, खासकर हायर स्टडीज के रेफरेंस में, इसने सहूलियतें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। मतलब ये हो सकता है कि मैं मैथ से तो बचना चाहता हूं, लेकिन साइंस पढ़ना चाहता हूं और साथ में हिस्ट्री भी पढ़ना चाहता हूं। अब ये संभव हो सकता है, और क्या ये हमारे फ्यूचर के हिसाब से, करियर के हिसाब से भी एक बेटर ऑप्शन है क्या? जो आपका लास्ट पॉइंट है मैं उसको पहले एड्रेस करता हूँ। बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स खासकर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जब कोई पढ़ाई करते हैं वो एक नैरो एरिया में सीमित ना हो, क्योंकि जब आप बाहर जाके काम करते हैं तो आपको कई प्रकार के प्रॉब्लम्स को हैंडल करना होता है। कई आपके जो सॉल्यूशंस जो होंगे वो कई चीज़ें टेक्निकल भी होंगी, फाइनेंशियल भी होंगी, लोगों से डील पे उन पे क्या इम्पैक्ट होगा, साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट होगा, सोशोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट हो सकता है, आपको कई चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। तो जब आपकी पढ़ाई में आपको मल्टीपल एरियाज़ में एक्सपोजर मिलता है वो आपके लिए बेहतर है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, बेशक आप आगे उस तरफ जाना चाह रहे हैं, पर यदि आप साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं या मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वो आपके बेनिफिट के लिए ही है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये बात तो बहुत बढ़िया है जी। यहाँ थोड़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा अगले 3-4 साल में कि जहाँ ये 3 साल और 4 साल का ऑप्शन जो यूनिवर्सिटीज़ में आया है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, कि आप 3 साल में भी एक बैचलर्स करके निकल सकते हैं, आप चौथे साल में उसको एक रिसर्च प्रोजेक्ट लेके आपको एक वो ऑनर्स डिग्री मिलता है, आप और इन डेप्थ जाते हैं उस सब्जेक्ट में। फिर उसका क्या इम्पैक्ट होता है जब आप मास्टर्स लेवल पे जाते हैं, क्या वो 2 साल का फिर रहेगा, 1 साल का रहेगा, और मोर इम्पॉर्टेंटली कि आप इलेक्टिव्स अपने चूज़ कर सकते हैं। आप जैसे कह रहे थे आपकी एक स्पेशलाइजेशन एक है, पर यदि आपकी इंटरेस्ट दूसरे एरिया में भी है वो आप ले सकते हैं। और ये इसलिए बहुत ज़रूरी है खासकर कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ जैसे फील्ड्स में, जहाँ बैचलर्स लेवल पे आप इतना प्रोफेशनलाइज्ड कोर्स नहीं कर रहे हैं, और कुछ भी जो आप बैचलर्स पे करते हैं आप काफ़ी बदल सकते हैं अपनी दिशा मास्टर्स लेवल पे। तो जहाँ फिर आपको ये मौका मिलता है कि आप 1, 2, 3 अलग एरियाज़ को चख पाएँ, आजमा पाएँ, फिर आगे जो आपको डिसीजन लेना है वो शायद थोड़ा और आसान, मतलब और अनुभव अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये नहीं लगेगा कि मैं कहीं फंस गया हूं, मैं इस कोर्स में फंस गया हूं और अब मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। ये उनकी मजबूरी नहीं है कि इनको यही विषय लेने होंगे, यही सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। अब उनके पास विकल्प बहुत ज्यादा है। लेकिन प्रोफेसर वाजपेयी, कोर्सेज के साथ साथ, स्टूडेंट्स के साथ साथ, क्या आपको लगता है कि आप जैसे जो प्रोफेसर हैं सर, जो फैकल्टीज हैं, जो विश्वविद्यालय चला रहे हैं, उनके ऊपर भी दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है बीतते वक्त के साथ? अब वो NAC A+ कैटेगरी में आपको लाना है अपने विश्वविद्यालय को। फैकल्टी किस तरीके की हैं, माहौल किस तरीके का है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है, लाइब्रेरी है या नहीं, कंप्यूटर फैसिलिटी किस तरीके की है, ऐसी जो बेसिक चीजें हैं ये स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, पेरेंट्स भी देख रहे हैं और उसके हिसाब से तय कर रहे हैं। देखिए, बात तो सच है, लेकिन आज का एक बहुत ही ट्रांसपेरेंसी का युग है जी। पहले क्या था, कुछ छुपा ले जाते थे लोग, जो झूठे एडवर्टीजमेंट भी दिया करते थे। आजकल हर एक इंस्टीट्यूशन के क्या फैकल्टी है, फैकल्टी के क्या समय कोर सब्जेक्ट्स हैं, क्या स्पेशलाइजेशंस हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास में, क्या पास ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, नैक ने क्या रिकमेंडेशन दी, नैक ने क्या ग्रेड दी, ये सब हमारी वेबसाइट पर दिया हुआ है। बिल्कुल। मैं जैसे पहले भी कह रहा था, लड़का आज का बहुत ही होशियार है, बहुत समझदार है। उसको अपने करियर के बारे में, जो कि पेरेंट्स की बैकग्राउंड थी वो तो एक साथ में रहती ही है, लेकिन जो एक इकोसिस्टम, जो ग्लोबल इकोसिस्टम उसके सामने दिखाई पड़ता है, उसके साथ ही लोग किस प्रकार के चुनाव कर रहे हैं उस तरफ जाता है। तो ऐसा कुछ खास दबाव नहीं है। विशेषकर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन जो हमारी प्राइवेट सेक्टर में अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूशंस आई हैं जी। वो तो बहुत बढ़िया समझिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही हैं, फैकल्टी भी दे रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। ये बात सच है, उनका फीस स्ट्रक्चर कुछ ज्यादा है। हाँ। हमारी स्टेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, बिल्कुल, उनके पास में बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। IITs के पास में बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, IIMs के पास में, आइसर के पास में बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर दिए हुए हैं। लेकिन प्रोफेसर वाजपेयी, बीते कुछ दशकों में ये मिथक भी अब टूट गया है कि हमारे देश में अच्छे संस्थान का मतलब सिर्फ सरकारी संस्थान। जैसा भी आपने बीच में कहा, कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी बहुत बेहतर कर रहे हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन तस्वीर बदलती जा रही है।
तो नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अच्छी आ रही, बहुत तेजी से आ रही हैं, बढ़िया उनके सब। और पहले क्या था, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस थी उनको मार्केट स्वीकार नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल। अब मार्केट ने भी उनको एक्सेप्टेबिलिटी दे दी है, और यहीं पर ही हमारी कुछ ओपन सिस्टम्स भी आ रहे हैं बहुत अच्छे। जैसे मैं तो नाम लेता हूँ, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। जी। ये कितने तरह के प्रोग्राम्स वो ऑफर कर रहे हैं, कितनी सुविधाएं दे रहे हैं। एक समय था तो डिस्टेंस लर्निंग को भी मार्केट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। जी। अब मार्केट की एक्सेप्टेबिलिटी उस ओर भी बढ़ने लगी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट हो, पब्लिक हो, ओपन सिस्टम से हो, ट्रेडिशनल सिस्टम से हो, ठीक है। इन सबकी चॉइसेस बच्चे के पास में जुबीन, ओपन है। जुबीन आज से अब देखिए, लगभग 10-15 जो साल राष्ट्रीय पहले, शिक्षा प्रोफेसर नीति वाजपेयी आई माफ है, कीजिए मैं आपको रोक रहा उसमें ये हूँ। भी जुबीन, दिया एक चीज हुआ मैं है आपसे कि अगर समझना 3 चाहूंगा, साल प्रोफेसर में वाजपेयी मैं आता आप हूँ आपके 1 पास साल बाद भी सर। जुबीन, पूरा लगभग 10-15 साल पहले की एक रिपोर्ट मुझे याद आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा था कि कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है वो नौकरी के लायक नहीं है, और नौकरी के लिए जिन स्किल्स की जरूरत है वो पढ़ाया नहीं जा रहा है। एक मिसमैच है, उसको स्किल डेफिसिट की टर्म दी जा रही थी। क्या आपको लगता है कि ये बात आज का स्टूडेंट जानता है, उसके पेरेंट्स जानते हैं, और इसीलिए वो जब सब्जेक्ट चुनते हैं, जब वो कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो बहुत कुछ दिमाग में रख कर आगे बढ़ रहे हैं? स्किल के लिए जुबीन देखिए, आज के प्रोफेशनल कोर्सेज में भी ये काफ़ी हद तक सही है। जो तो आपके जनरल स्टडीज़ के प्रोग्राम्स हैं वो आपको एक सब्जेक्ट का एक ब्रॉड नॉलेज दे रहे हैं, जिसमें आपको फिर आगे उसमें स्पेशलाइज करके फिर आप उसको अप्लाई कर पाते हैं जी। तो आज भी अगर हम देखते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग का कोर्स मान लीजिए ले लेते हैं, आप इतनी सारी चीज़ें सीखते हैं जो शायद आप अप्लाई नहीं करते हैं। और आज अगर कोई आज बीबीए का भी कोर्स करता है, उसमें कई अलग टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं। अब स्टूडेंट तो अपने एक एरिया में जाएगा तो उस एरिया की नॉलेज वो अप्लाई कर सकता है, वो एक बेसिक फाउंडेशन है। बिल्कुल। और इसी को देखते हुए जो ये 2-2.5 साल का कोविड लॉकडाउन पीरियड में जो एक बहुत बढ़िया चीज़ स्टूडेंट्स और खासकर पेरेंट्स में एक्सेप्टेंस आई है, वो है एक ऑनलाइन लर्निंग की। तो चाहे आज आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, अच्छी जगह से कर रहे हैं या इतनी भी बढ़िया जगह से नहीं कर रहे हैं, आपके पास एक पूरा संसार का एक्सेस है। चाहे वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज क्यों ना हो, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स क्यों ना हो, जो आप इंटरनेट के ज़रिए आज के अप टू डेट जो भी आपका एरिया है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो साइकोलॉजी है, चाहे वो ट्रांसलेशन है, चाहे वो कंप्यूटर्स एरिया है, फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, इनके आप अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए जी आप वो कोर्सेज कर सकते हैं, और ज़्यादातर ये ऑलमोस्ट मुफ्त हैं। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स को ये एडवाइस रहेगी कि चाहे आपको अपना मनपसंद कोर्स मिला हो, नहीं मिला हो, इंस्टीट्यूशन कॉलेज मिला हो, नहीं मिला हो, आपको ये एक एडिशनल मेहनत और एफर्ट करनी है, पर करने चाहो तो बहुत आसानी से आपको वो आपके डोर स्टेप पे लिटरली है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर वाजपेयी, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा सर। पहले वो जो एक भेड़चाल दिखती थी या ऑप्शंस नहीं थे, बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, इंजीनियरिंग, यूपीएससी की तैयारी, अब विकल्प यही 5-7 उंगली पर नजर आते थे सर, टीचर बन जाना। क्या आपको लगता है कि वो अब दायरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है? बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं कि उस ओर नहीं जा रहे हैं, अभी भी कंपटीशन की तो लोग जा रहे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, और एक और शिफ्ट जो हुआ है, जो हमारे टेक्निकल स्टूडेंट्स थे जी। वो भी यूपीएससी की तरफ जाते हैं। अब आईआईटी के ग्रेजुएट्स आएंगे, एनआईटी ग्रेजुएट्स आएंगे, लॉ के ग्रेजुएट्स आएंगे, ये सबके सब जा रहे हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन देने। वो तो क्रेज हमेशा बना रहेगा, क्योंकि जो क्वालिटी सर्विसेज हैं यूपीएससी की वो दूसरी सर्विसेज दे नहीं पा रहे हैं जी। लेकिन इसके बाद में जो हमारे पास में दूसरे प्रकार के बच्चे हैं, उनके पास में संसार खुला हुआ है। वो उनका मेन उद्देश्य है कि वो जॉब लेना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ जिनके रिसर्च की जो माइंड है, जो तो रिसर्च तरफ जाना है, उसके लिए भी काफी ओपननेस इसमें आई गई है। जिसमें कि बताया आप यदि 4 साल में करना चाहते हैं बीए, तो 1 साल रिसर्च की कुछ डिग्री लेकर के और 1 साल बाद आप एमए कर सकते हैं। तो 5 साल में आपको एमए मिल सकता है, और 4 साल में 3+1 करके एक रिसर्च ऑनर्स के साथ में भी कर सकते हैं। प्रोफेसर वाजपेयी, बहुत संक्षेप में एक संक्षेप में जरा आप बता दें। प्रोफेसर वाजपेयी, बहुत संक्षेप में जरा ये बता दें सर कि पहले ये माना जाता था कि रिसर्च में बहुत कम लोग जाते हैं भारत में, क्या वो स्थिति अभी बदल पाई है क्या?
कौन सी? मैं सुन नहीं रिसर्च पाया, में बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम बच्चे sorry। होते हैं जो प्रश्न रिसर्च सुन में नहीं जाते पाया हैं। मैं। हेलो, जी, आप सुन पा रहे हैं प्रोफेसर वाजपेयी? आई कुडंट गेट योर मेरा क्वेश्चन मेरा प्रॉपर्ली। सवाल ये था कि पहले ये देखा जाता था, समझा जाता था कि रिसर्च में बहुत कम स्टूडेंट्स जाते हैं, क्या वो हेलो। स्थितियां बदली हैं? चलिए, लगता है कि आपसे नेटवर्क यहाँ पर कोई डिस्कनेक्ट हो रहा है। लेकिन जुबिन, मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा। बीते सालों में ये भी देखा गया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स विदेश जाकर पढ़ना चाह रहे हैं। वो देख रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है, कौन सा कोर्स उनको ऑफर किया जा रहा है, स्कॉलरशिप कहाँ पर मिल रही है, कहाँ पर वो कम पैसे में पढ़ सकते हैं। ये ट्रेंड आपको भी नज़र आ रहा है? आप सहमत हैं इस बात से? बहुत सहमत हैं, और इसमें सहमति और ना सहमति की बात नहीं है, आंकड़े सच बोलती हैं जी। अगर आप देखें कि कितने बच्चे भारत से बाहर जा रहे हैं, चाहे वो यूएस जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, कनाडा में जा रहे हैं, तो ये नंबर साल भर साल बढ़ता जा रहा है। हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि चाइना के बाद आई थिंक इंडिया, यूएस में सबसे ज़्यादा अगर तादाद के बच्चे हैं वो इंडिया से जा रहे हैं। जी। तो इसमें कई फैक्टर्स हैं, कुछ है हायर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कुछ वहाँ के सर्टन एरियाज़, चाहे वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हों तो वहाँ जो कंपनीज बेस्ड हैं वो कटिंग एज एरियाज़ में काम कर रहे हैं तो उसके लिए जा रहे हैं। या इंडिया की आर्थिक व्यवस्था, जो पेरेंट्स हैं उनके एस्पिरेशंस, ये सब इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और मेरे को इसमें कोई गलत बात नहीं ठीक लगती। है, बिल्कुल। लेकिन जुबिन, वो वहाँ एक जाते चीज मैं हैं, आपसे जानना चाहूंगा। विदेश में जाकर अनरिलेटेड पढ़ने पॉइंट पे का कल ही एक मतलब, हेडलाइन थी कि जुबिन, विदेश में जाकर पढ़ने का मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होगी। क्या बहुत ज्यादा पैसे की वाकई में जरूरत है, या कई ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर स्कॉलरशिप मिलती है, बहुत कम पैसे में भी आप विदेश में जाकर पढ़ सकते हैं? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है, पर संक्षिप्त में अगर कहूँ तो ज़्यादातर बैचलर्स लेवल पे स्कॉलरशिप्स कम हैं। ठीक है। और मास्टर्स लेवल पे जब स्टूडेंट जाता है तब वो ज़्यादा फोकस्ड होता है, वो क्लियर है कि वो क्या करना चाहता है या चाहती है। और अगर देखा जाए तो अगर हम ये 4-5 मेन कंट्रीज़ जहाँ लोग जाते हैं उनसे हटकर अगर देखें तब वहाँ स्कॉलरशिप्स बहुत अवेलेबल है। जैसे कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए अगर कोई जर्मनी जाता है जी। या यूरोप के दूसरे देशों में जाते हैं, चाहे बैचलर्स या मास्टर्स लेवल पे, तो वहाँ स्कॉलरशिप बहुत आसानी से मिलती है ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ऑल कंट्रीज़ के लिए। ठीक है। तो यदि बाहर जाना है, क्वालिटी एजुकेशन को देखना है, पर इतना खर्चा नहीं करना है, कर्जा नहीं लेना है, तो प्लीज़ ये कंट्रीज़ के लिए भी आप देख सकते हैं। जुबीन, अगर मैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, भारत की किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहा हूँ, तो मुझे कौन सी ऐसी 2-3 ज़रूरी बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमको एक बेसिक जो चेक करनी है कि भाई यूजीसी का इनका रिकग्निशन है कि नहीं करंट। आज उनके वेबसाइट्स पे और अक्रेडिटेशन बॉडीज़ के वेबसाइट पे ये डिटेल बहुत आसानी से मिल जाता है। जी। आप देखिए, अगर आपको उनकी क्वालिटी चेक करनी है, NIRF रैंकिंग्स निकलती हैं, NAC की इनकी अक्रेडिटेशन रैंकिंग या ग्रेड जो होता है वो मिलता है। हर यूनिवर्सिटी को मैंडेटेड है कि उनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स, क्या कितने फैकल्टी हैं, क्या क्या हैं, ये सब बहुत इजीली एंड मैंडेटरी है कि वो अपने वेबसाइट पे पब्लिश करें। और स्टूडेंट्स, पेरेंट्स इसको ज़रूर देखें कि एटलीस्ट ये एक बेस लेवल चेक तो हो जाए कि भाई ये ऐसी कहीं जगह में तो नहीं जा रहे जहाँ ये कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये एट द वेरी लीस्ट एक चेक है। दूसरा चेक ये है कि जिस सब्जेक्ट एरिया में आप जा रहे हैं, 1 साल के नहीं और कोई एक मैगज़ीन या सोर्स के बेसिस पे नहीं, पर 2-3 और पिछले 2-3 साल के आप रैंकिंग के ट्रेंड्स देखिए। जब ये आप देखते हैं तो आपको एक ओवरऑल पैटर्न का अंदाज़ा होता है। देखिए, कोई 15 रैंक्ड है, 18 रैंक्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आपको एक पता चलता है कि किस स्तर पे ये यूनिवर्सिटी है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। ओवरऑल एक अलग है और एक एरिया स्पेसिफिक। आप ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना चाहते हैं तो उस यूनिवर्सिटी की साइंस रैंकिंग से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो उस सब्जेक्ट एरिया के लिए अगर आप देखें, और आज जो ज़माना है, कितने आपको कनेक्टिविटी के साधन आसान हो गए हैं। अपने एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, रिश्तेदार सब में पूछिए कि भाई कोई किसी को जानता है जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका है या पढ़ रहा है, और उनसे कोशिश कीजिए कि बात करें। वो आपको एक फर्स्ट हैंड इनपुट देंगे जो बहुत वैल्यूबल है। ठीक है।
खासकर क्योंकि आजकल अब बच्चे सिर्फ अपने होम टाउन में नहीं पढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। प्रोफेसर वाजपेयी, मुझे लगता है आप सुन पा रहे हैं, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी आ रही, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले जुबीन एक सवाल और। अगर मैंने 12th किया है ह्यूमैनिटीज में और मेरे पास ऑप्शन है बीए करने का, और मुझे ऐसा लगता है कि बीए मैं कर तो लूंगा अब, लेकिन बीए के बाद क्या करूंगा, तो क्या उसके लिए मुझे अब 2023 में जुबीन जैसे किसी करियर काउंसलर के पास जाना होगा, या कुछ और सोर्स हैं जहां से मैं ये जानकारी तो जुटा सकता हूं कम से कम कि बीए करने के बाद मेरे पास ऑप्शन क्या बचते हैं? देखिए, आप ज़रूर, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, पर आपको ऑनलाइन मिलेगा एक इन्फॉर्मेशन कि ये कर सकते हैं। जब आप कोई काउंसलर के पास जाते हैं, वो आपको ऑप्शन मैच करेंगे आपके इंटरेस्ट्स, आपके एबिलिटीज़, आपके एकेडमिक स्टैमिना, एकेडमिक एबिलिटी के बेसिस पे, तो वो एक अलग चीज़ है। पर आज जो मैं एक एडवाइस दूंगा जो स्टूडेंट्स बीए के एरियाज़ में जा रहे हैं, कि देखिए, ये एक आपको एक जनरल प्लेटफॉर्म दे रहा है। आपको ये 3 साल के साथ जितने आप इंटर्नशिप्स कर पाएँ, जितने आप एडिशनल ऑनलाइन कोर्सेज कर पाएँ, जितने आप जॉब शैडोइंग जैसी चीज़ें कर पाएँ, जितना ये सब आप अनुभव और प्राप्त कर सकें, वो उसके 2 वैल्यू हैं। एक, आपको अपने बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। दूसरा, ये आपके सीवी के लिए हेल्प करता है और आपको पता चलता है कि भाई, जो दूर से मेरे को लगता था कि कैसा ये इंडस्ट्री है, कैसा ये काम है, जब मैं एक्चुअली उसमें गया हूँ तो मेरे को क्या लग रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। तो यदि आपने 3 साल में कोई भी बैचलर्स कोर्स किया हो, उसके साथ साथ अगर आप ये करते हैं, तब आप 3 साल बाद और बहुत क्लियर पोजीशन में होंगे कि आगे मुझे क्या करना है। बिल्कुल उसी दिशा में बदलना है, दिशा बदलनी है, वो भी पॉसिबल है। प्रोफेसर, तो फिर आप वो कुछ इंफॉर्मेशन, सख्त इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे करेंगे। ठीक है। प्रोफेसर वाजपेयी, अक्सर ये चर्चा होती है कि देखिए, अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करना होगा। क्या ये बात वाकई आपको लगता है कि सच है? तब जबकि हमारे यहाँ पर एम्स जैसा संस्थान है जहाँ से डॉक्टर निकलते हैं हर साल और उनकी फीस ना के बराबर होती है। IIT, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी और तमाम इस तरीके के विश्वविद्यालय हैं सर। प्रोफेसर वाजपेयी, नहीं, देखिए, ऐसा फीस में और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कोई अंतर मुझे कोई मतलब संबंध दिखाई नहीं पड़ता है जी। मैंने जो अपने वक्तव्य में कहा था, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, दे चार्ज एग्जॉर्बिटेंटली। उनकी क्वालिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है। इन क्वालिटी की जहाँ बात, जो आपने खुद ही नाम लिया कि JNU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, इन मद्रास यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मैंने ब्लू चिप यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने टॉप यूनिवर्सिटी, क्या बढ़िया एजुकेशन दे रही और नॉमिनल फीस लेती है। इन दोनों में तो कोई संबंध है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्किल में, आपको अपनी एजुकेशन में, आप अपनी टीचिंग में, आपको अपने जो एड ऑन कोर्सेज हैं उनको लाने में कुछ खर्च तो करना पड़ेगा। तो आज की व्यवस्था जो है वो अब निःशुल्क शिक्षा वाली व्यवस्था नहीं है। एक आपको मिनिमम लेवल की आपको एजुकेशन दे दी जाएगी यूनिवर्सिटीज में, बाकी के लिए आपको यू हैव टू परचेज। देयर आर सम कोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल ऑनलाइन, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिसमें कि आपको खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि मेरे पास विकल्प क्या क्या है। सबसे अहम बात जानकारी के साथ साथ में क्या है, कंपटीशन इतना होता है जी, कंपटीशन में भी आपको कम्पीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपको जानकारी दी, आपने अप्लाई कर दिया। जैसे SRM कॉलेज है, श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज आप लीजिए, आप अप्लाई करिए। अप्लाई करने की आपकी रैंकिंग कहाँ पे है? तो मैं तो बच्चों से कहता हूँ कि अच्छी इंस्टीट्यूशन में आने के लिए अच्छा स्कोर, अच्छे कंपटीशन में अभी से तैयारी कर दें, जिससे उनको कि बेस्ट इंस्टीट्यूशन में। बिल्कुल, तो जानकारी आपके पास हो कि आपके पास क्या क्या विकल्प हैं, साथ ही साथ उन विकल्पों को हासिल करने के लिए जितनी जरूरी मेहनत है उस पर जितना जल्दी हो सके उतना काम शुरू कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन तनाव और दबाव बिल्कुल ना रखें अपने दिल और दिमाग में।